आ जाओ, अपन पॉलिटी की टीएमएच का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो जैसे पहले अपन ने दो और तीन चैप्टर नंबर 2 और 3 में देखा था कि जब बोरोबैक्स देखे थे कि कहाँ से क्या चीज़ ली हुई है, तो अपन ने पाया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये यूके की देन है। ठीक है, और यूके का वेल नोन, यूके की जो संसदीय व्यवस्था है ये वेल नोन एग्जाम्पल है संसदीय व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अपन देखते हैं उसका वेल नोन एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, अभी इसमें पढ़ेंगे आगे ये। और यूके के बाद यूके का जो अपन ने यूके का जो कॉपी किया वो अपन ने कॉपी किया भारत ने, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक चीज़ यही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने लिया कहाँ से, ब्रिटेन से लिया, यूके से लिया। और भी है इसमें वेल नोन एग्जाम्पल, अभी अपन देखेंगे जापान, कनाडा, 4 वेल नोन एग्जाम्पल ऐसे अभी आगे आएगा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका। और एक आध क्वेश्चन पीटी के अंदर और मेंस के अंदर तो कॉन्सेप्ट के रूप में काफ़ी काम आता है ये टॉपिक। सबसे पहले अपन देखते हैं, और देखो हाँ दूसरा क्या, ये टाइप नहीं है। ठीक है, ये हैंड रिटन ही है, जैसे अपन करंट्स के देखते हैं तो माइक्रो के रूप में है, ऐसे ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट इधर है। तो मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दी है और स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे बना सकते हो, पढ़ना बुक से ही है, टीएमएच से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो लाइन खींची हुई है ना, तो ये पार्ट 1 है, उधर पार्ट 2 है, मतलब 2 पेज में डिवाइडेड है ये टॉपिक। ऐसे मेरे से जुड़े हुए आपको पता ही है माइक्रो जैसे अपन बनाते हैं करंट के। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संसदीय व्यवस्था संबंधी आर्टिकल, है ना, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम संबंधी आर्टिकल कौन कौन से हैं मेन। ठीक है, तो सबसे पहला तो आर्टिकल नंबर 74, फिर 75, ठीक है, यहाँ पे ये 2, फिर ये 163 और 164 ऐसे हैं। और सर इसको 2 में क्यों बांटा है, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये पार्ट 5 से संबंधित है, ये दोनों पार्ट 6 से संबंधित है, पार्ट 5 यूनियन और पार्ट 6 स्टेट। तो सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये टॉपिक हमको उसके बाद में पढ़ना चाहिए, भाग 5 और भाग 6 पढ़ने के बाद, बिल्कुल। अब लेकिन अपन चूंकि टीएमएच के हिसाब से चल रहे हैं तो अब टीएमएच में चैप्टर पहले दिया हुआ था, अपन पहले पढ़ रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकनेस इस चैप्टर की तभी है या ज़्यादा अच्छा आप तभी समझ पाओगे जब पहले जो मेरे वीडियोज़ में पार्ट 5 और पार्ट 6 दिया हुआ उसको आप पढ़ो एक बार, है ना, क्योंकि उसी का ये कंसाइज रूप है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो चलो एक बार इसको सुन लो, कर लो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, टॉपिक छोटा ही है। तो आर्टिकल नंबर 74 और 75 और आर्टिकल नंबर 163 और 164 ये क्या है, ये हॉलमार्क है, बेस है किसके, पार्लियामेंट्री सिस्टम के, संसदीय व्यवस्था के। तो एक क्वेश्चन सीधा ही आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित सबसे सटीक जो व्याख्या करता है वो आर्टिकल कौन सा है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 74, 75, 163 और 164। अब देखो याद कैसे रहेंगे, मैं आपको बात बताऊँ। देखो 4 और 5 ये तो याद रखना अपन को, 4 और 5। अब देखो यहाँ पे ये 7 है तो यहाँ पे भी ये 7 ही है, 7 कैसे टूटा हुआ है, ये 1 और 6 है, ये 1 और 6 है, तो 1 + 6 7 ही तो होते हैं। तो कहने का मतलब टेंस प्लेस पे तो सब में 7 ही 7 है यूँ। और इधर जैसे जो गिनती आ रही है देखो 5, 4, 5 और फिर 3 और 4 और फिर 4 से वापस अपन चालू कर दिया। तो एक सिमेट्री है, मतलब आपको ये देखने को मिलेगा 3, 4 और 5 ऐसे। तो 3 से तो क्या है 163 है, 4 से क्या है कि सर 164 भी है और इधर 74 भी है और फिर 75 है केवल ऐसे। तो पहले 3, 4, 5 लिखो ना एक बार और फिर करो ना, उस पर दिमाग लगाओ ना कि 3 में क्या था, 4 में क्या था, 5 में क्या था। तो भाई इकाई के तो 3, 4, 5 ही तो है और 4 डबल बार है, एक तो 1 6 के रूप में 7 में और एक केवल 7 में ऐसे। तो इससे क्या थोड़ा क्लोज आ जाओगे, कुछ तो याद हुआ ना, अपन वाइल्ड तो नहीं जाएंगे ना, 183 तो नहीं बताओगे ना, 65 तो नहीं बताओगे ना, 7 शुभ, वही 7 रंग, 7 फेरे, 7 वचन, 7 समंदर, 7 अजूबे, खत्म बात। तो 7 पार्लियामेंट्री, खत्म ऐसे है। ठीक है, आर्टिकल 74, 75, 163, 164। अब इनमें क्या है आर्टिकल्स में, आर्टिकल 74 ये बोलता है कि एक मतलब सेंटर के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड पीएम होएगा और उसका काम क्या होगा, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ये ए लिखा हुआ स्मॉल ए, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल नंबर 74 बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का सबसे बेस आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 74 है। कई बार आर्टिकल 74 नहीं लिखते, इसकी ये डेफिनेशन लिखी रहती है आर्टिकल 74 की, कि एक मंत्रिमंडल होगा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देगा, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ये है सबसे बेस आर्टिकल। फिर आप उसमें दिमाग मत लगाना कि सर और भी तो आर्टिकल है, वो भी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पूरा संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो क्यों नहीं है। तो देखो क्यों का कोई आंसर नहीं होता, जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में है। फिर आर्टिकल नंबर 75 क्या बोलता है, मंत्री संबंधी अन्य उपबंध, है ना, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इससे संबंधित अन्य उपबंध क्या है। जैसे ये बोलता है आर्टिकल की राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति
और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसको अपन अन्य मंत्रियों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। कहने का मतलब पहले देखो प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, ठीक। तो यूं ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। अमूमन ये होता है कि सबसे बड़ा जो दल है उसके नेता की, या गठबंधन चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उसके नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ये अपन बता। और ये सारी डिटेल अपन ने भाग 5 जो यूनियन उसमें आर्टिकल बहुत खींच के समझाया हुआ है, हद से ज़्यादा 74 75। तो उसको भी देखो करो समझो तभी मज़ा आएगा चीज़ का, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल हो गए 74 और 75, 74 75। ये दोनों आर्टिकल हैं पार्ट 5 के संदर्भ में, मतलब सेंटर केंद्र के संदर्भ में। इन दोनों आर्टिकलों की ही ट्रू कॉपी है पार्ट 6 में स्टेट के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में, ठीक है। आर्टिकल 163, इसको अपन 73 भी पढ़ सकते हैं, 77। लेकिन क्यों ये देखो ये इधर ये 16 आ रहा है ना, तो ऐसे इसको 7 देखो अपने, तो 163 भाई राज्य अनेक है, अपने 28 राज्य हैं, तो देखो 7 के 2 टुकड़े कर दिए ना 28 राज्यों के लिए, अनेक है राज्य, इसलिए ऐसे आता है 163। आर्टिकल 163 बिल्कुल वही बोलता है भाई, जिसमें राष्ट्रपति की जगह गवर्नर आ जाता है और इधर पीएम की जगह सीएम आ जाता है। तो आर्टिकल 163 ये बोलता है कि राज्य के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड सीएम होगा, उसका कार्य क्या होगा? टू एड एंड एडवाइज दी गवर्नर, ये है वैसे सीधा सा, यही अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था। आर्टिकल 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध यही बोलते हैं कि क्या, जैसे यहाँ ये जीआर, सीएम और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये क्या बोलता है कि गवर्नर करेगा सीएम की नियुक्ति, ठीक है, और सीएम की सिफारिश पर गवर्नर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। तो अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? गवर्नर। राज्य के अंदर बात करें, अन्य मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? गवर्नर। इन किसके सिफारिश पर? सीएम की सिफारिश पर। और सीएम को नियुक्त कौन करता है? गवर्नर। ऐसे। और गवर्नर जो विदोल्ड करता है अपने जो बिल राज्य विधान परिषद या राज्य विधानमंडल गवर्नर को भेजता है, तो आर्टिकल 200 के तहत वो विदोल्ड करता है। तो उसमें बड़े अभी जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट और डेली न्यूज़ के अंदर आया जा रहा है, तो उसको ध्यान रखो कि गवर्नर के पास कोई भी बिल भेजा जाता है तो या तो वो यस कर सकता है ना, या तो वो यस कर सकता है, या वापस लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के पास आगे भेज सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं, लेकिन उस तीनों में उसने कोई सा ही नहीं लिया ऑप्शन, मतलब विदोल्ड कर ली अपनी परमिशन उसने, ठीक है। तो फिर वो एक तरह से वो डेड हो जाता है वो बिल, है ना। तो इसी पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था तमिलनाडु के संदर्भ में, मतलब जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उनकी टसल हो रही है वहाँ के गवर्नर से, क्योंकि गवर्नर को वो देखते हैं कि सेंटर का एजेंट है ना, और फिर वो विदोल्ड करता है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन उसने नहीं लिया, तो वो विदोल्ड हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। फिर जैसे कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रहा है कि गवर्नर क्यों विदोल्ड कर रहा है, तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच है एक तरह से। तो आप याद करो, मैंने आप उनको चैप्टर 3 में पढ़ा था, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूलिज्म, संविधान और संवैधानवाद, है ना, नेशनल से नेशनलिज्म जिसमें मैंने बताया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूलिज्म नहीं आ पा रहा किसी भी कारण से, तो वही उस चीज़ का मर्म है कंक्लूजन में जो अपन लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अपने देखा 74 देख लिया, 75 देख लिया, फिर 163 देख लिया, 164 देख लिया, ऐसे रेप्लिका ही है ये। अब देखो जो अपन इन आर्टिकल में पढ़ा ना, वही अब सारा अपन अलग अलग रूपों में पढ़ते जाएंगे। क्या सबसे पहले अपन देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेटिव। पार्ट 5 में अपन ने देखा है 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो ये एग्जीक्यूटिव जो है ना, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में आते कौन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले भाग 5 पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो पार्ट 5 के बाद। तो इसमें देखो पीआर आता है, मिनिस्टर आता है, ठीक है, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारी एग्जीक्यूटिव में आती है। तो कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ा था, तभी मैं बार बार आपको बता रहा था कि वो जो मंत्री होते थे, जैसे 1909 के 1919, 35, 47 सब के दिन में मैंने बताया कि जो मंत्री होते थे उन पर 2 ही मार होती थी। एक तो वो गवर्नर जनरल के प्रति वाइसरॉय के प्रति उत्तरदायी होते थे, और फिर वो विधान परिषद के मंडल की तरफ भी उत्तरदायी होते थे, क्योंकि उन्हीं के सदस्यों को गवर्नर मंत्री नियुक्त करता था, उनमें से किसी एक को, या मतलब सदस्यों को, विधानमंडल के सदस्यों को। तो वही दोहरी-मार अभी भी है ना। तो मतलब क्या कि ये एग्जीक्यूटिव का तो हिस्सा होते हैं लेकिन लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसे, है ना। तो मैंने बताया था कि 1935 का अधिनियम बहुत काम आएगा और ये चीज़ आगे तक चलेगी, आज भी जीवन है ये चीज़, ऐसे। तो
पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेस क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, ये टिक लगा हुआ है। फिर राष्ट्रपति शासन जो अपोजिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, राष्ट्रपति शासन, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कहने का मतलब अमेरिका के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वहाँ की जो संसद है जिसको अपन कांग्रेस बोलते हैं उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। वहाँ की कांग्रेस के दो, मतलब पार्लियामेंट कांग्रेस बोलते हैं, यूएसए के दो हाउस होते हैं, एक होता है सीनेट अपने और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सीनेट अपर हाउस है, जैसे अपने राज्यसभा है उसकी तरह ही है वहाँ पे, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो अपने है लोकसभा लोअर हाउस उसकी तरह होता है। ये अमेरिका का मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमेरिका के अंदर एग्जीक्यूटिव जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। फिर संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था के अन्य नाम क्या क्या है, ये CAW से याद रखना, C से कैबिनेट, A से अपने अकाउंटेबल सरकार और W से वेस्टमिंस्टर मॉडल, ठीक है। तो ये संसदीय व्यवस्था के अन्य नाम है। कैबिनेट, कैबिनेट सरकार इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कैबिनेट इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। कि काउंसिल ऑफ, ये तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं 10-11 वो कैबिनेट के अंदर आते हैं। ये सब मैंने पार्ट 5 के अंदर समझाया हुआ है। तो इसलिए कैबिनेट सरकार बोलते हैं किसको, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। ये कैबिनेट मिशन नहीं है, याद करो कैबिनेट मिशन मैंने आपको बताया था। कब कैबिनेट मिशन कब आया भारत, तो मैंने बताया 3-2-4 है ना, 1946, 3 दूनी 6, 46। अब ये क्या था, ये तो तारीख थी, और ये 3 क्या महीना था, तो मतलब 24 मार्च 1946 को भारत आया कैबिनेट मिशन। उसको कैबिनेट क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर जो तीनों सदस्य थे जो मैंने याद कराए थे, अपन कल पढ़ेंगे उसको, CAL कल, है ना। ये क्रिप्स, ये अपने अलेक्जेंडर और ये पैट्रिक लॉरेंस, ये थे इसके अंदर। अब देखो कितना याद रहता है, देखो बताओ, मेरे को तो एग्जाम भी नहीं देना फिर भी देखो चीज़ें याद रहती हैं। तो वो ये कैसे संभव है, ये सिर्फ ऐसे क्लू से और शांति से पढ़ने से, शांति से पढ़ने से, है ना, ऐसे। तो चूंकि उसमें सभी कैबिनेट के सदस्य थे उसको कैबिनेट मिशन बोलते थे। ये तीनों CAL, ये कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, उसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ऐसे। तो ऐसे इसको कैबिनेट सरकार बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, क्योंकि कैबिनेट इसमें शक्ति का केंद्र होता है। दूसरा इसको अकाउंटेबल गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल सरकार बोला जाता है, उत्तरदायी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद इनको विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, ठीक है ना। अभी अपन आगे और पढ़ेंगे, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये इंडिविजुअली तो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, और ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं होते हैं कलेक्टिवली, ठीक है ना, लोकसभा के प्रति। वो दिमाग मत लगाओ कि सर लोकसभा संसद का तो हिस्सा है, नहीं। फिर तीसरा इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर स्वरूप। वेस्टमिंस्टर इसलिए क्योंकि ये ब्रिटेन का एक एरिया का नाम है वेस्टमिंस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये गोष्ठी हुई कि इसे कैबिनेट बनना चाहिए, विचार यहाँ आया है इसे कैबिनेट सरकार का, तो इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, है ना, मतलब UK मॉडल, ऐसे। तो ये तीनों नाम है किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, CAW कैबिनेट, अकाउंटेबल कैबिनेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, मेन है वर्ल्ड के अंदर 4, UK, फिर UK के बाद भारत पढ़ो, है ना, भारत, UK का अपन ने अपनाया मॉडल ऐसे इंडिया ने, और फिर JC भी नहीं है ना, सिर्फ JC है इसके अंदर, तो इंडिया में चलती है JC भी, है ना। JC वही पीला पंजा, जोसेफ क्राइसिल बेमफोर्ड नाम है इस मशीन का, इन्वेंटर के नाम के पीछे मशीन का नाम रखा गया, ठीक है। और क्राइसिल इंजन निर्माता आज भी, है ना, अपन जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्राइसिल ये दोनों वो हैं जो मतलब आज भी प्लेन के इंजन बनाते हैं, तो क्राइसिल से ऐसे, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो ये JC है, J फॉर जापान, C फॉर कनाडा, ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये 4 वेल नोन एग्जाम्पल है किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप बोलोगे सर कनाडा के अंदर, जापान के अंदर तो सर राजतंत्र है, तो बिल्कुल वहाँ है, लेकिन ऐसे तो ब्रिटेन में भी तो राजतंत्र है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ वो रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, जापान रिपब्लिक नहीं है, ऐसे, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है हेरिडेटरी है, वो इलेक्टेड नहीं है, इस कारण से वो रिपब्लिक नहीं है UK और जापान। फिर तीसरा अपन इसमें आगे क्या पढ़ते हैं, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। राष्ट्रपति सरकार के अन्य नाम क्या है, इसको गैर उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं बोलना है इसको, राष्ट्रपति सरकार है, और वहाँ पे जो मंत्रिमंडल होती है वो संसद के प्रति या कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति मॉडल के 4 वेल नोन एग्जाम्पल है, USA, ब्राज़ील, ये अपन देख सकते हैं भाई, अमेरिकी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, USA, ब्राज़ील और रसिया, और फिर इसके अंदर S आ रहा है, ऐसे हो गया श्रीलंका। ये मॉडल है अपने राष्ट्रपति मॉडल के। ये कई बार अपन बोलते हैं श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, तो उसने राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति सरकार अपना रखा है, राष्ट्रपति शासन मत बोलो, राष्ट्रपति सरकार अपना रखी, तो अपन क्यों नहीं अपना सकते, ऐसे। तो ये कई बार पूछा जाता है
इंटरव्यू वगैरह में और क्वेश्चन में। तो भैया श्रीलंका को सीख लेनी चाहिए ना भारत से, तो उसको अपनानी चाहिए संसदीय व्यवस्था। ऐसे इतना बड़ा देश जब चल रहा है, छोटा देश चलाना आसान है, बड़ा देश चलाना मुश्किल है। तो बड़ा देश ज़्यादा सफल है ना, तो ये अपन उसे कटाक्ष में बोलते हैं। वो तो क्वेश्चन यूँ पूछा कि भाई देखिए आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कॉन्फिडेंस जवाब दे सकते हो। फिर अपन देखते हैं कि पीएम की क्या पोजीशन होती है कैबिनेट में, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में क्या पोजीशन होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, कि समान के बीच प्रथम, कि देखो सभी मंत्री समान है ये, है ना, इनमें लेकिन एक सर्वोच्च है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो क्या बोला, समान के बीच प्रथम, और इसी को अपन इटालियन लैटिन फ्रेज में बोलते हैं क्या, प्राइमस इंटर पैरिस, ठीक है ना, प्राइमस इंटर पैरिस, ठीक है, मतलब प्राइमस मतलब प्राइम में, इंटर मतलब बीच में, और पेरिस का मतलब एक जैसों के बीच में। तो सर्वोच्च है मतलब समान के बीच प्रथम है, या सर्वोच्च है समान के बीच में, समान के बीच में सर्वोच्च है, समान के बीच में प्रथम है, ऐसे अपन बोल सकते हैं, प्राइमस इंटर पेरिस। ठीक, फिर अपन देखते हैं अब संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो इसमें बिंदु संख्या 1 में ये, बिंदु संख्या 1 में 3 सब पॉइंट्स हैं, फिर बिंदु संख्या 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। तो देखो सबसे पहली विशेषता जो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, वो ये होती है कि यहाँ पे देखो एनआर लिखा हुआ है, एनआर, एन से मतलब है कि नॉमिनल हेड जो होता है, नॉमिनल हेड, ये नॉमिनल, और रियल जो हेड होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी देखो रियल का तो मतलब देखो सीधा सा अपन देते हैं कि ये बात रियल है कि नहीं है, ये वास्तविक हो गया, वास्तविक, ठीक है। और ये नॉमिनल जो है इसको अपन बोलते हैं नामित या नाम मात्र का, ये लिखा हुआ है नामित, नामित या नाम मात्र के कार्यफल। तो देखो जो नॉमिनल हेड होता है सरकार का वो तो राष्ट्रपति होता है, ये नॉमिनल हेड, ये राष्ट्रपति होता है, और जो रियल हेड होता है सरकार का वो प्रधानमंत्री होता है। और यही राज्यों के अंदर अपन ले जाएं, नॉमिनल हेड जो है नामित है, नामित हेड जो है या नामात्र का जो हेड है वो गवर्नर होता है, रियल या वास्तविक हेड जो होता है वो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, राज्यों के अंदर, आर्टिकल 163 के तहत अपन जैसे देखिए। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, ये इसमें लिखा हुआ है, एन फॉर नॉमिनल, आर फॉर रियल, ठीक है। ये नॉमिनल रियल हर जगह देखो काम आता है, ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, ऐसे, ठीक है। तो नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, ठीक है। तो अपन जैसे नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं, जो करंट प्राइस पे जीडीपी होती है उसको नॉमिनल बोलते हैं, और वास्तविक क्या होती है, रियल बेस प्राइस वाली, ऐसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और बेस अपने रियल इंटरेस्ट रेट, तो रियल का मतलब बेस, ऐसे, ठीक है। तो नामित कार्यपालिका का हेड जो है वो राष्ट्रपति होता है, इसको नॉमिनल बोलते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का हेड पीएम होता है, इसको अपन रियल हेड बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन है। और फिर देखो दूसरा बिंदु जो इसके अंदर आता है वो क्या है कि राष्ट्रपति तो राज्य का हेड होता है पूरी सरकार का, है ना। राज्य से मतलब आप ये स्टेट मत समझो, जो अपन बोलते हैं ना कि राज्य का हेड राष्ट्रपति होता है उसको रिपब्लिक राज्य बोलते हैं, तो वहाँ से मतलब है कि पूरा टोटलिटी के अंदर देश, हर तरह की सरकार, ऐसे। तो ये आर्टिकल 13 के तहत है स्टेट की डेफिनेशन, और वैसे अगर अपन पार्ट 6 के हिसाब से स्टेट देखते हैं तो वो है वो 28 राज्य, तो अपन राजयोग नहीं है, तो मैं बार बार समझाता हूँ इस चीज़ को, कन्फ्यूज मत हो। तो राष्ट्रपति होता है राज्य का हेड और पीएम होता है सरकार का हेड, ये बिंदु संख्या 1 में सब बिंदु है। तीसरा क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है ये बाइंडिंग होती है राष्ट्रपति के ऊपर। कौन से संविधान संशोधन के तहत अपने कहा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1977 इंदिरा गांधी, और 44वां संशोधन अपने मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये चीज़ बाइंडिंग की गई है, ठीक है। ऐसे सब बताई हुई चीज़ें पार्ट 5 में, अभी बाउंस हो रही है क्योंकि पार्ट 5 नहीं देखा, ठीक है। तो ये पहले बिंदु में अपने पढ़े, एक तो एनआर नॉमिनल हेड, राष्ट्रपति रियल हेड अपने पीएम। फिर दूसरा अपन ने देखा कि राष्ट्रपति होता है राज्य का हेड और पीएम होता है सरकार का हेड, और तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो राष्ट्रपति की बाइंडिंग होती है। अभी अपने ऊपर आर्टिकल 74 में देखा था ना कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड पीएम होगा, उसका कार्य क्या होगा, टू हेड एंड एडवाइस द राष्ट्रपति। तो वो जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति पे। ये किसने बोला, पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 और फिर 44वां संविधान संशोधन 1978, ये सब बताया मैंने, दोनों फर्क है ये भी बताया कि एक सिर्फ एक बार भेज सकता है, दूसरी बार आई हुई बाइंडिंग होगी, ये अपने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया। फिर दूसरी विशेषता क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म की, कि बहुमत दल का शासन होता है, ठीक है। बहुमत दल, जिसके पास बहुमत है, बहुमत मतलब 50+1, ऐसे, चाहे वो गठबंधन हो चाहे एक ही पार्टी के पास हो, लेकिन बहुमत होना चाहिए। तीसरा है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, अपने राज्यसभा के प्रति। काउंसिल यहाँ पे कलेक्टिव में देखो यहाँ पे अपन ये
वर्ड संसद लिखें, लेकिन इससे ज़्यादा जो वर्ड है इसको चाहे आप काट के इसकी जगह लिख दो आप लोकसभा, ठीक है ना, यूँ। लेकिन अपन को ध्यान इसके अंदर देखो मेन लोकसभा ही रखना है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना तो बिल्कुल साफ लिखा रहता है, ठीक है। अब लेकिन जैसे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लोकसभा इसका क्यों सटीक आंसर है, क्योंकि देखो मैंने भी बताया था कि भाई ये हटा सकती है, अगर लोकसभा चाहे ना तो अविश्वास प्रस्ताव लाके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। अब अविश्वास प्रस्ताव की खास बात क्या होती है कि सिर्फ उसमें लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर। तो इसलिए मैंने इसको काट के लिखा है लोकसभा, जानबूझ के मैंने संसद लिखी और फिर काट के आपको समझाया ऐसे, है ना। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने भाग 5 में समझा रखा है, तो वहाँ ध्यान रखो। तो इसमें यही है, देखो पहले मैं लोकसभा लिख रहा था यहाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के संसद लिखा कि जिससे बच्चों को समझ में आए। तो आप भी काट के इसके ऊपर लोकसभा लिखो कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर आगे अपन इसमें देखते हैं दोहरी सदस्यता, कि मंत्री को दोहरी सदस्यता होती है। एक तो वो विधानमंडल मतलब संसद का सदस्य होना चाहिए, जिस समय मंत्री बना, अगर उस समय नहीं है तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। 6 महीने के बाद उसको संसद की सदस्यता, किसी भी हाउस के सदस्यता उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो जाते हैं, जैसे मिनिस्टर में आ गया तो वो एग्जीक्यूटिव की तरफ चले जाता है, लेकिन रहते हैं वो सदस्य ही हैं पहले। भाई तुम संसद के सदस्य हो, इस नाते तुमको एक प्रिविलेज ये है कि तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी प्रकार के मंत्री तुम बन सकते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तुम आ सकते हो ऐसे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 15% है, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो 543 है उसका 15%। ये किसने बताया? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ उसने बताया। याद कैसे रखना है? देखो ये 1 से आ जाएगा 15 और ये 5 है, तो 5 में अपन 2 + 3 करेंगे तो 5, ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। 15% ऑफ लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543 है। फिर ये 91वें संविधान संशोधन 2003 से ये बात हुई, समझ गए। फिर अपन क्या देखते हैं कि निचले सदन का विघटन, ठीक है। निचला सदन कौन सा होता है? अपने लोकसभा। तो लोकसभा का विघटन, ठीक है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर, ठीक है। जैसे पीएम मान लो अगर गठबंधन की सरकार पीएम नहीं रहा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है किसको? संसद को नहीं, केवल लोकसभा को, ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्यपालिका को ये शक्ति है कि वो व्यवस्थापिका जो है उसको भंग कर सकता है, ठीक है। तो कार्यपालिका को लोकसभा भंग करने का मतलब कार्यपालिका को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो कार्यपालिका मतलब कौन होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, वो एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड पीएम, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। पीएम भी काउंसिल ऑफ अपने एग्जीक्यूटिव में आता है, तो एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका हेड पीएम, राष्ट्रपति, ये सब। वो लोकसभा मतलब लेजिस्लेचर को भंग करने का अधिकार रखती है। तो ये चेक एंड बैलेंस है। भाग 5 में समझाया है कि दोनों में कैसे चेक एंड बैलेंस है, दोनों पिलर्स में, मतलब मोटे तौर पर देखो तो तीनों में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। फिर गोपनीयता, कि मंत्री जो है वो सारे काम गोपनीय रखते हैं अपने, और ये मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। कि भाग 5 में तो ऑडियो और दिखाया बिल्कुल वीडियो शपथ लेते हुए, तो भाग 5 को देखो पहले, बड़ा है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो ये अपने 6 विशेषताएं देखी किसकी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की। 6 बोल लो चाहे 6 + 3 9 बोल लो, 3 ऊपर थी ना ये। तो मोटा मोटा अपन ने क्या देखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे आता है नॉर्दर्न रेलवे, एनआर, नॉमिनल और रियल, नॉमिनल राष्ट्रपति, रियल पीएम। फिर उसके बाद था राष्ट्रपति होता है राज्य का हेड, पीएम होता है अपने सरकार का हेड। फिर तीसरा अपन ने देखा क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे जो होती मतलब ऊपर वाले में 1 2 3 कि ये देखो ना, ये देखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है राष्ट्रपति के ऊपर। ये 42वें और 44वें संविधान संशोधन 1976-78 द्वारा बताएगा। फिर दूसरा अपन ने देखा कि बहुमत वाले दल का सरकार बनाता है, ठीक है। फिर तीसरा अपन ने देखा कि दोहरी। अब देखो इन तीनों वर्ड्स को आप एक साथ याद रख सकते हो कि बहुमत, सामूहिक और दोहरी। बहुमत का मतलब सामूहिक, ठीक है ना, बहुमत का मतलब जो संख्या में ज़्यादा है वो एक तरह से समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, सामूहिक को, और दो भी जो है ये समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुमत, सामूहिक और दोहरी, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है, ये अपन इसे याद रख सकते हैं। फिर बहुमत अपन ने क्या किया? फिर ये भंग करने की बात आ गई विघटन की, कि समूह को अपन ने भंग कर दिया ऐसे, और भंग करके अपन ने जो न्यूज़ थी उसको अपन ने गोपनीय रखा, उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं होने दिया अपन ने। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको कि अब देखो कैसे। 3 तो अपन ने नॉर्दर्न रेलवे में याद रखे, नॉर्दर्न रेलवे। फिर पीआर हेड हो गया सरकार का, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम हेड हो गया, सॉरी पीआर हेड हो गया राज्य का, और पीएम हेड हो गया सरकार का। फिर तीसरा अपन याद रख लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग होती, 3 तो ही हो गए। फिर बहुमत,
सामूहिक और दोहरी। तो बहुमत में क्या हो गया, अपने बहुमत दल का सदस्य, बहुमत दल की सरकार होती है। सामूहिक में हो गया, सामूहिक रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, वेरी गुड, लोकसभा के प्रति। और तीसरा अपन ने देखा दोहरी सदस्यता इनको होती है लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव, मतलब मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं अपन। हर सदस्य को दोहरी सदस्यता नहीं होती, गड़बड़ होती, केवल मिनिस्टर। और फिर तीसरा अपन ने देखा कि विघटन कर सकता है, भंग कर सकता है किसको, लोकसभा को, कौन, एग्जीक्यूटिव। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करता है राष्ट्रपति, तो एग्जीक्यूटिव भंग कर सकती है लेजिस्लेचर को। और लास्ट में अपन देखा गोपनीय, कि गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, पद हुआ गोपनीयता की अपन ने। ओके, तो ये विशेषताएं हो गई थी अपने किसकी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की। फिर अपन अब इधर आते हैं, अब अपन पढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं क्या कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल शासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल शासन की क्या क्या विशेषताएं, ठीक है, ये देखते हैं प्रेसिडेंशियली शासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक मिनट, कि प्रेसिडेंशियली शासन की क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं वो अब ये जैसे दिया हुआ है ना आपको, तो इसको आप खुद एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको उतारो, देखो। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रेसिडेंशियल शासन की विशेषताएं।